जी मलिक साहब, आपने देखा कि जब ईरान ने सऊदी अरब पर दोबारा हमला किया तो पाकिस्तान ने उसमें भी किस तरह से अपना किरदार अदा किया, और जो सऊदी अरब ने सब्र तहम्मुल का मुजाहरा किया, इसमें भी बड़ी हद तक पाकिस्तान की निगोसिएशन का किरदार था। नदीम मलिक साहब, जिस तरह आप खुद अभी बात कर रहे थे कि दोनों ममालिक विन विन सिचुएशन में रहें तो ठीक है, और अगर लड़ने की बात करेंगे तो फिर दोनों तरफ तबाही है। आप क्या समझते हैं कि जो टर्म्स और कंडीशंस हैं इनको लेकर दोनों ममालिक कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे? आपको लगता है कि दोनों जानिब से कॉम्प्रोमाइज़ होगा ये सिचुएशन? मेरा तो ख्याल है होनी चाहिए, क्योंकि जेडी वैंस की जो शोहरत है वो भी एक मुतवाज़न आदमी की, और लीड वो कर रहे हैं। अगर वो लीड ना कर रहे होते तो फिर मेरे खदशात होते। अगर कुशनर को कोई कहता है कि वो लीड कर रहे हैं, कुशनर साहब जो है वो ट्रम्प साहब के सन इन लॉ है, तो उनकी फैसला साजी के ऊपर कुशनर का बहुत ज्यादा असर होता है। लेकिन इनकी शोहरत यह है कि इनका झुकाव इसराइल की तरफ बहुत ज्यादा है, इसीलिए ईरानियों ने इनके साथ बराह रास्त बातचीत से की बजाय जेडी वैंस का मुतालबा किया। जेडी वैंस का लेवल बहुत ऊपर है, वाइस प्रेसिडेंट है वो। अगर अमरीकी निज़ाम के अंदर सदर हटता है तो अगर मिड टर्म तो दरमियान में ऑटोमेटिकली दूसरी चॉइस के तौर पर वाइस प्रेसिडेंट होता है। इतना बड़ा लेवल है इसका, इसीलिए उसकी सिक्योरिटी और इंतजाम भी उतने सख्त किए जाते हैं। तो जेडी वैंस एक अच्छी शोहरत की हामिल शख्स है कि मुतवाजन उनका रोल यह है कि मुतवाजन आदमी है। तो दूसरी तरफ से कालीबाफ और ये जो उनके इराक़ी साहब हैं, इराक़ी साहब की भी शोहरत यही है कि एक्सट्रीमिस्ट नहीं। हालांकि माजी के अंदर कालीबाफ भी किसी जमाने में पासदाराने इंकलाब से भी मुंसलिक है, लेकिन ये ज्यादा रीजनेबल बैलेंस आदमी है। तो कुछ तो ताकतें ऐसी होंगी जो ये इस बातचीत के अमल को तोड़ने की कोशिश करेंगी। तो इन दोनों ग्रुपों को चाहिए कि अब अपनी आंखें और कान खुले रखें। अगर अमन चाहिए अपने अपने मुल्कों के लिए तो फिर तो रास्ता निकालना पड़ेगा। नदीम मलिक साहब, अभी जिस तरह से हम हुदी अगर मगर और इफ्ट्स बर्ड्स की बात कर रहे हैं, आपका तज्जिया क्या कहता है? आपको क्या लगता है कि जिस तरह अमेरिका को भी इस जंग से निकलने के लिए एक फेस सेविंग चाहिए, ट्रंप का ये रवैया बता रहा है कि वो इस जंग से जल्द निकलना चाहते हैं। ईरान का भी बहुत हद तक नुकसान हो चुका है, बहुत डिस्ट्रक्शन ईरान ने भी देख ली है। आपका तज्जिया क्या कहता है कि ये दोनों मुल्क अब इस जंग से निकलने के लिए झुकाव का मुजाहरा करेंगे? टर्म्स एंड कंडीशंस पे कोई अग्रीमेंट हो जाएगा? ईरान ने तो ये जंग कोई छेड़ी नहीं थी, जंग छेड़ने तो मुसल्लत की गई थी। तो इसलिए तो ईरान तो ये बोलेगा कि मैं तो जंग शुरू करने वाला नहीं हूँ भाई, आप आए थे जंग करने के लिए। तो अब तो वो ईरान ने 40 दिन सर्वाइव करके ये भी बता दिया है कि वो कोई तरने वाला नहीं था कि जिसको आते ही और 2 दिनों में वो चट करके चले जाते। वो तो अब खड़ा है अभी अपनी जगह के ऊपर। तो मेरे ख्याल में रीजनेबल रवैया तो यही होगा कि ईरान अपनी तबाही देखे इंफ्रास्ट्रक्चर की, और वो इनसे उन शराइत का मुतालबा करे जिससे ईरान की तरक्की और बहाली का अमल दोबारा शुरू हो जाए। अमेरिका को बहुत रीजनेबल होना पड़ेगा, क्योंकि न्यूक्लियर एक उनका पुराना मुतालबा था। तो न्यूक्लियर के ऊपर अरेंजमेंट करके और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर जो उनके मुतालबात हैं वो आपस में डिस्कस करें, ताकि वहां से इंटरनेशनल कार्गो ट्रैफिक मूव करना शुरू कर दें। तो ये 3 नुकते जो हैं ये बुनियादी हैं, इसके ऊपर गिव एंड टेक करें और बाकी नुकात के ऊपर करें आपस में एंगेजमेंट। जब आपकी सफारतकारी शुरू हो जाए ना, डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट शुरू हो जाए, तो फिर बहुत से मुश्किल नदीम मलिक साहब, अभी जब आप खुद ये बात कर रहे थे कि ईरान को चाहिए कि अगर न्यूक्लियर के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करना है तो इससे बेहतर लड़ ले, लेकिन ट्रंप ये कह रहा है कि 99% वो यही चाहता है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम ईरान को छोड़ना होगा। आप क्या समझते हैं कि अगर ईरान इस पर पीछे हटता है, कॉम्प्रोमाइज कर जाता है इसके ऊपर, तो इसका क्या नुकसान उसको मुस्तकबिल में देखना पड़ सकता है? क्या नुकसान होगा उसका? देखिए, न्यूक्लियर के ऊपर मैं कह रहा हूँ कि ईरान को कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए, ये नहीं मैं कह रहा कि इस पे लड़के मर जाना चाहिए। मैं मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर कह रहा हूँ कि वो जो इसराइली मुतालबा है कि ईरान अपने मिसाइल भी छोड़ दे, तो अगर ईरान ने अपने मिसाइल छोड़ने हैं तो उससे बेहतर है कि लड़के मर जाए, क्योंकि आपको अपने दिफा का हक हासिल है वो उतना ही है जितना बाकी किसी भी मुल्क को हक हासिल है। तो ईरान को अपना पूरा मिसाइल प्रोग्राम, ये वो जो ड्रोन थे उनके शायद ड्रोन इन्होंने बहुत तबाही में चाहिए, और अमेरिका भी उससे परेशान हुआ है। वो अपना ये जो बहरी बेड़े 3 लेकर इस इलाके में आए हैं अपने, उन्होंने वो 82nd उनके एयरबॉर्न डिवीजन के लोग लेकर आए हैं कि हम एयर ड्रॉप करेंगे ऊपर से, पैरा ट्रूपर्स लेकर आए हैं, मरीन्स लेकर आए हैं। लेकिन ना उन्होंने स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ में जाने की हिम्मत की है, ना उन्होंने खार्ग आइलैंड की धमकी दी थी कि हम इसको टेक ओवर कर लेंगे, ना वहां उतारने की, वहां घुसने की हिम्मत की है, क्योंकि उनको नजर आता था कि हम घुस तो सकते हैं कोई 150-200 लोगों की बॉडी बैग्स उठाने के बाद, लेकिन वहां बैठना मुमकिन नहीं होगा। वहां से दूसरी तरफ उनके ड्रोन और मिसाइल हमें मार छोड़ेंगे, इसीलिए दोनों जगहों पे वो घुसे नहीं है। तो अब ईरान को भी पता है कि उसके पास ये मिसाइल और ड्रोन थे तो उसकी बचत हुई है, नहीं तो वो ना बचता। तो कैसे कंप्रोमाइज कर, कभी नहीं करना चाहिए। मैं तो इस मामले में बड़ा क्लियर हूँ, लेकिन न्यूक्लियर के ऊपर करना चाहिए। न्यूक्लियर के ऊपर जो खदशात हैं वो बहुत ज्यादा हैं, और इसी तरीके से जो इस पूरे इलाके के अंदर अरब दुनिया है वो ईरान से किसी हद तक खाइफ है। सऊदी अरब के खदशात हैं उनसे, आप आ जाए यूएई के खदशात हैं, कुवैत और बहरीन के खदशात हैं, कतर के खदशात होंगे। तो इन ममालिक को भी जिंदा रहने का और अपनी अपनी आज़ादी के साथ अपनी पॉलिसीज को चलाने का हक हासिल है। तो बकाए बाहमी जो होती है ना, बकाए बाहमी, उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए।
वो एक दूसरे को जिंदा रहने के लिए गुंजाइश नहीं। अमेरिका के साथ तो एक न्यूक्लियर के ऊपर अंडरस्टैंडिंग करने के बाद अगला मरहला आई होप कि पाकिस्तान ये भी करे कि सऊदी अरब और ईरान की इस्लामाबाद के अंदर ही टॉक्स रहे। मेरी काफी दिली ख्वाहिश है, क्योंकि उससे पूरा ये खिता जो है अमन की तरफ बढ़ सकता है, उससे ये खिता अमन की तरफ जा सकता है। इसके अलावा कोई तरीका नहीं, और पाकिस्तान उसमें ये रोल अदा कर सकता है, कोई और कर भी नहीं सकता। ये सिर्फ पाकिस्तान के पास यूनिक पोजीशन है कि हम उन मुस्लिम ममालिक के साथ, अरब दुनिया के साथ उतने अच्छे से जुड़े हुए हैं, उतना ही हम ईरान के साथ भी जुड़े हुए हैं। दोनों मुसलमान मुल्क है, लेकिन दोनों के अंदर वो एक सेक्टेरियन तकसीम है, एक के ऊपर शिया डोमिनेंस है, दूसरे के ऊपर सुन्नी डोमिनेंस है। लेकिन पाकिस्तान में ये इशू नहीं है कि शिया कौन है और सुन्नी कौन है, हम दोनों को अपने भाइयों की तरह सीने से लगाते हैं। तो इस्लामाबाद के अंदर ही ये टॉक्स करें और बिठाएं इनको आपस में, और अगर इनके अंदर कोई लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाता है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो जाती है, तो ये खिता बहुत ज्यादा तरक्की करेगा। और अब खासकर जो पाकिस्तान की पोजीशन है तमाम ममालिक को लेकर, सऊदीया की बात की जाए, ईरान की या अमेरिका की, तो ये बात हो भी सकती है जिसकी जानिब आप नदीम मलिक साहब इशारा कर रहे हैं। नदीम मलिक साहब, दूसरा सेकंड जो पॉइंट है अहम, वो है स्टेट ऑफ हॉर्मज़। उस पर ईरान ज़ाहिर बात है अपना नुकसान का इजाला करने के लिए वो ये कह भी रहा है कि वो अब जो जहाज़ यहाँ से गुजरेंगे उनके ऊपर मुआवजा तलब करेगा। लेकिन ट्रंप साहब ये कह रहे हैं कि वो किसी भी जहाज़ के ऊपर कोई भी फीस या मुआवजा अदा करने के लिए नहीं तैयार होंगे। तो ये स्टेट ऑफ हॉर्मज़ वाला मामला आप क्या समझते हैं, किस जानिब होगा? क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा मामला है हल होने के लिए। आपको लगता है कि इस पर भी दोनों जानिब से कॉम्प्रोमाइज़ होगा? देखिए, अभी मैक्सिमम पोजीशंस हैं, वो जो मैक्सिमलिस्ट पोजीशंस होती हैं वो इसलिए ली जाती हैं कि आप मेज पर जब बैठें तो दूसरे के लिए भी गुंजाइश छोड़ें कुछ के वो भी पीछे हटे, और अपने लिए भी गुंजाइश छोड़ें कि आपने कहाँ से पीछे हटना। अगर ईरान को ये गारंटी दी जाएगी कि अमेरिका दोबारा उसके ऊपर जंग नहीं करेगा, इसराइल उसके ऊपर आके दोबारा मिसाइल नहीं बरसाएगा, और उसके ऊपर जो इंटरनेशनल सैंक्शंस है वो खत्म की जाएंगी, तो ईरान से मुझे कभी उम्मीद है कि वो दो चीजों पे बड़ा खुशी के साथ बातचीत करके गुंजाइश पैदा करने के लिए तैयार होगा। एक न्यूक्लियर वाला मामला और दूसरा स्टेट ऑफ हॉर्मज़ वाला मामला। स्टेट ऑफ हॉर्मज़ से वो अपना इख्तियार तो नहीं छोड़ेगा कि वो कहे कि ये मैं छोड़ रहा हूँ, अपना इख्तियार अमेरिका इंतजाम संभाल ले, लेकिन ये जो बाकी अभी उन्होंने काम किया हुआ है कि वो टॉल वसूल कर रहे हैं बाकायदा, कि जो जहाज गुजरेगा वो IRGC ने वहाँ कोई टीम बिठाई हुई है जिसके साथ वो डील करेंगे और वहाँ से पैसे देकर फिर गुजरेंगे। ये वाले अरेंजमेंट से कभी उम्मीद है कि ईरान काफी गुंजाइश पैदा करके पीछे हो जाएगा, लेकिन वो स्टेट ऑफ हॉर्मज़ के इंतजाम को कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि ईरान की पोजीशन ये है कि ये ओमान और ईरान का हक है कि ये इस इलाके का इंतजाम संभालें। ये जो पानी है ये हमारे इलाकों के अंदर है, तो इसके ऊपर वो बातचीत करके सिर्फ ट्रैफिक का फ्री मूवमेंट जो है वो दुनिया का मुतालबा है, चाइना का भी मुतालबा है, और मेरे ख्याल में उसके ऊपर गुंजाइश आ जाएगी। चीन भी ये चाहता है कि स्टेट ऑफ हॉर्मज़ से जो इंटरनेशनल कार्गो ट्रैफिक है उसमें रुकावट ना आए, तो जहाँ पूरी दुनिया चाह रही हो तो उसमें फिर रास्ता पैदा करने के लिए कोई ना कोई तरीकाकार अपनाया जा सकता है। जी नदीम मलिक साहब, अभी एक और चीज़ भी बहुत मैटर करती है, इन मुज़ाकरात का टाइमली होना। और ट्रंप जिस तरह आज कह रहे थे कि 24 घंटे के अंदर ये फाइनल हो जाएगा कि मुज़ाकरात कामयाब होते हैं या नाकाम होते हैं, आपको क्या लगता है या आप क्या समझते हैं कि क्या ये मामला इतनी जल्दी होगा, या आप समझते हैं ये फर्स्ट राउंड है, अभी चीज़ों को टाइम लगेगा, क्योंकि एक लंबा पीस है, एक लंबा ये मुआहिदा है जो होने जा रहा है, इस पर वक्त लगेगा आपको लगता है? जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो तो तय हो जाने चाहिए ना, वो तो बहुत लंबी बात नहीं है। वो गिव एंड टेक जो इन्होंने करना है 24 घंटे या 48 घंटे के अंदर इनको कर लेनी चाहिए, लेकिन मुकम्मल बातचीत जो है उसमें टाइम लगता है। एक एक नुक्ते की जो टेक्निकल डिटेल्स में जाएंगे तो उसकी अहलियत किसी के पास नहीं है, वो उसके पास तो पूरी टीमें बैठेंगी। जैसे अगर न्यूक्लियर का होगा तो वो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी की टीम आके बैठ जाएगी और वो इंगेज करेगी सारों के साथ, और फिर एक तरीकाकार के ऊपर इत्तेफाक राय होगा, फिर आगे बढ़ेंगे। इसी तरह जो उनके ऊपर सैंक्शंस का सिनेरियो है उसके ऊपर होगा। ईरान गारंटीज मांगेगा सारे प्रोसेस की, और वो गारंटीज कौन देगा? वो पाकिस्तान, चीन और कुछ ममालिक को मिलकर इस मसले को UN सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ ले जाना पड़ेगा। तो इन चीजों पर टाइम लगेगा, लेकिन अगर प्रिंसिपल्स के ऊपर इत्तेफाक हो जाए, बुनियादी नुकात की, ये हमारे बुनियादी नुकात के ऊपर हमने इत्तेफाक कर लिया, तो वो तो अगर होना हो तो वो जल्दी भी हो सकता है। मेरा नहीं ख्याल है कि उसके लिए बहुत लंबा अरसा दरकार होता है। वो आप प्रिंसिपल तय कर लेते हैं कि इन लाइन्स पे हम आगे बढ़ेंगे, फिर एक एक नुक्ते को खोलते जाते हैं, डिटेल्स तय करते जाते हैं। लेकिन इस वक्त जो इस्लामाबाद का आप ओवरऑल मौसम देखें तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इस्लामाबाद के अंदर अभी जब JD वैंस उतरे हैं, विटकॉफ उतरे हैं और वो साथ कूशनर हैं, उससे पहले आपने वो उसका मनाजर देखे हैं, कालीबॉफ आए हैं और अब्बास अराकी आए हैं। तो बिल्कुल नदीम मलिक साहब, मैं आपसे ये बात करने भी वाली थी कि आज जब मैं स्टूडियो में बैठ के ये खबरें देख रही हूँ और कर रही हूँ तो बहसीत पाकिस्तानी मुझे प्राउड फील हो रहा है अपने ऊपर, अपने मुल्क के ऊपर, क्योंकि इसी सीट पर बैठे मैंने पाकिस्तान के हवाले से वो खबरें भी की हैं जिनको मैं आज याद भी नहीं करना चाहती। तो बहसीत पाकिस्तानी आप भी अपनी फीलिंग्स शेयर कीजिए कि आप क्या महसूस करें, आज पाकिस्तान इतने बड़े इवेंट को होस्ट कर रहा है।
पाकिस्तान के मुतल्लिक जहाद अफगानिस्तान के बाद से हम अमेरिका के तहदी बन के इस सूरत हाल का शिकार हुए थे। अमेरिका अब हमारे ऊपर ही सिर्फ सारा कुछ डाल के खुद पीछे हो गया हुआ है। जहाद अफगानिस्तान में जब सोवियत यूनियन को का रास्ता रोकने के लिए हमने अफगान मुजाहिदीन की मदद करनी शुरू की थी, तो उसमें पाकिस्तान का एक बहुत कलीदी किरदार था। ये लेट 70s से काम शुरू होता है और फिर चलता ही जाता है, खत्म नहीं होता। उसके बाद बहुत सारे ये जत्थे मुसल्ला ग्रुप पाकिस्तानी सरजमीन पर बन गए थे। तो पाकिस्तानी जो इलाके थे उनके मुताल्लिक दुनिया सारी में एक तासुर यही था कि यहाँ कोई सुसाइड अटैकर ही फिरते हैं, बस इसके अलावा यहाँ कुछ नहीं है। तो वहां से बहुत लंबा सफर है जिसको करके हम 2026 तक पहुंचे। बिल्कुल। पहले वो जहादी थे सारे जिनको अमेरिकी सदर गले लगाते थे, वॉशिंगटन में उनको मिलते थे व्हाइट हाउस में। फिर 9/11 के वाकयात के बाद वो सारे दहशतगर्द करार दे दिए गए। पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ी गलती की कि हमने अमेरिकी मुफादात की खातिर अपनी सरजमीन को जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल होने दिया। अब उससे बहुत हमने सबक सीखा है। सबक ये सीखा है कि 9/11 के बाद हमारे कोई 1 लाख अफराद फौज के भी और सिविल के भी इन दहशतगर्दी के वाकयात में शहीद हुए। दुनिया के किसी मुल्क में नहीं हुए, अमेरिका के लोग नहीं शहीद हुए, पाकिस्तान के शहीद हुए। तो पाकिस्तान ने एक खमियाजा भुगता उन गलत पॉलिसी का। तो हम उससे अब लड़ के बाहर निकले हैं। ये कभी हमने रद्दुल फसाद किया, कभी ज़र्ब अज़्ज़ किया, कभी और किया, और हमारे जितने फौज के लोग इन दहशतगर्दी के वाकयात में जिन्होंने शहादत पाई है, उसमें 65 और 71 की इंडिया के साथ जंगों में नहीं हुई। तो अब ये जो उसके बाद ये 2026 का ये जो मौका है कि हम सफारतकारी कर रहे हैं अमन की खातिर, तो ये उससे बिल्कुल एक नई राह है और हमें यही राह अपनानी चाहिए। हम बहुत वेल पोजिशन हैं अरबों को इंगेज करने के लिए, बहुत सारे और ममालिक को इंगेज करके तरक्की के एक नए सफर को शुरू करने के लिए हमें इस रास्ते के ऊपर और काम करना चाहिए और मेहनत करनी चाहिए। यही रास्ता है तरक्की का। जी मलिक साहब, आपने जिस तरह कहा कि हम पर्टिकुलरली अरबों को इंगेज करने में बहुत ज़्यादा महारत भी रखते हैं और उनसे बातचीत भी करते हैं और एक किरदार है पाकिस्तान का अरब ममालिक के हवाले से अगर हम देखें, लेकिन मैं थोड़ा सा ज़रा मुख्तलिफ एस्पेक्ट पे आपको लेकर आना चाहूँगा। मैं ये चाहूँगा कि ज़रा इसके ऊपर तज़िया दें, इसके ऊपर बात करें कि अरब ममालिक का जो किरदार रहा है थ्रू आउट दी जंग। हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान की जानिब पाकिस्तान ने तो अमन की बात की है, लेकिन ईरान की जानिब से अमेरिकन बेसिस को भी जब निशाना बनाया गया तो किसी किस्म की कोई अरब ममालिक की जानिब से रिटेलिएशन नहीं देखी गई। ये भी एक बड़ा पॉजिटिव साइन है अरब ममालिक की तरफ से कि उनको अगर उनकी तरफ से किसी किस्म की कोई रिटेलिएशन देखी जाती तो फिर तो ये मामला हाथ से निकल सकता था, फिर तो ये मामला बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाता। तो क्रेडिट उन ममालिक को भी देना चाहिए मलिक साहब। मुकम्मल तौर पर उन्हीं का क्रेडिट है, क्योंकि वो अपने अपने अवाम के दबाव के बावजूद उनमें से किसी ने रिटेलिएशन नहीं दिखाई। और एक उनके साथ अलमिया ये था कि उन सारों ने माजी के अंदर ये गलती की हुई है कि उन्होंने ईरान के डर से, ये ईरानी खौफ था जो अमेरिका ने बेचा था इन ममालिक को। अमेरिका ने इनको डराया कि जिस तरीके से कुवैत के अंदर घुस गया इराक और फिर बाद में जो इराक और ईरान वाली सूरत हाल पैदा हुई है, ईरान जो है इस खित्ते के अंदर कहीं वो हिजबुल्लाह को सपोर्ट करता है, कहीं हमास को सपोर्ट करता है। तो आपकी सिक्योरिटी इनकी वजह से खतरे में, अगर मेरी बेसिस यहाँ होंगी तो मैं आपका दिफा करूंगा। ये अमेरिका ने बेचा था। अब अमेरिका बैठा हुआ है बहरीन के अंदर बहुत बड़ा बैरी बेड़ा लेकर, वो कतर के अंदर बैठा हुआ है सबसे बड़ी अपनी हवाई अड्डा जो लेकर, उसकी जो एयर बेस है सबसे बड़ी वो दोहा के अंदर है। सऊदी अरब के अंदर उनकी बेस है, यूएई के अंदर उनकी बेस है, कुवैत के अंदर उनकी बेस है। तो वो इस पोजीशन में थे भी नहीं कि अमेरिका से कहें कि भाग जाओ यहाँ से। सब ने कहा कि आप हमारी फजाई हदूद इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन इसके बावजूद ईरान कहता था कि जो कई जो अटैक उसके ऊपर ईरान के ऊपर हुए हैं उसका ओरिजिन इन्हीं ममालिक से, जो अमेरिकी अड्डे थे वहां से स्टार्ट हुआ। तो वो रिटेलिएट करता था कि मैं जहां से जिस इलाके से मेरे ऊपर हमला हुआ तो मैं वहां मिसाइल फेंकूंगा। तो पाकिस्तान के लिए फिर यहाँ से एक इम्तहान शुरू हो जाता था। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल भी और ये हमारे फॉरेन मिनिस्टर भी और बाद मौके पे प्राइम मिनिस्टर भी वो फिर फोन करते थे, एक सऊदी अरब को करते थे, दूसरा ईरान को करते थे, और दोनों को समझाते थे कि भाई दो ममालिक मुस्लिम ममालिक आपस में लड़ाई जो है वो मुनासिब नहीं है, तो आप दोनों रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करें। तो ये बड़ी मुश्किल सूरत हाल से यहाँ तक पाकिस्तान इन सारे ममालिक को लेकर आए और इसके बाद इंशाल्लाह बेहतरी का मामला और आगे चलेगा इंशाल्लाह। बिल्कुल इंशाल्लाह। मलिक साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया।